लूणी नदी उपनाम सागरमती, सरस्वती, लवणवती। प्राचीन नाम लवणवती है। साक्री पुष्कर में आधी मीठी आधी खारी। पुष्कर में लूणी को साक्री कहते हैं। मारवाड़ की गंगा अंत सलीला कालिदास ने कहा है। कालिदास ने मेघदूत में चंबल का वर्णन किया है। उद्गम नागपाड़, आना सागर। अजमेर से उद्गम के बाद आना सागर झील से गुजरती है। उद्गम स्थल पर यह नदी अजमेर में सागरमती कहलाती है। गोविंदगढ़ अजमेर में सरस्वती नामक धारा मिलने के बाद नाम लूणी हो जाता है। परवा 7 जिलों में अजमेर से जाती है नागौर, नागौर से ब्यावर, ब्यावर से जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर। बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर। अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर। समापन कच्छ के रण में। अरब सागर। लूणी की लंबाई 495 किलोमीटर। समापन कच्छ के रण में। लूणी की लंबाई 495 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई 330 किलोमीटर, कुल 495 जिसमें से राजस्थान में 330। यह पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। अरावली के पश्चिम में बहने वाली प्रमुख नदी है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी अरावली के पश्चिम में बहने वाली प्रमुख नदी। लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। लूणी का जलग्रहण क्षेत्र 59,302 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान का सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र है। लूणी की सर्वाधिक सहायक नदियाँ पाली से आती है। तिलवाड़ा, बालोतरा। लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेला लगता है, जो प्राचीनतम पशु मेला है। बांध जसवंत सागर पीचाक बांध बिलाड़े के पास जोधपुर ग्रामीण में बना हुआ है। लूणी का जल बालोतरा के बाद खारा हो जाता है, इसलिए इसे आधी मीठी और आधी खारी नदी कहते हैं। सांचौर जिले में लूणी नदी के बाढ़ के पानी को रेल या नाड़ा सेवज लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र में कहीं कहीं पर अस्थायी झीलें बन जाती हैं। इन झीलों के दलदल भाग में बीज बिखेर कर की जाने वाली खेती सेवज कहलाती है। ये देखो लूणी का प्रवाह क्षेत्र इस प्रकार है कुछ। अजमेर में सबसे ऊपर है सागरमती, नीचे से आती है सरस्वती, गोविंदगढ़ में मिलती है। फिर अजमेर से जाती है नागौर, नागौर से आती है ब्यावर में, डीडवाना को चमन नहीं जाती। अजमेर से सीधे जाती है नागौर, नागौर से ब्यावर, ब्यावर से जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण से बालोतरा, पाली के पास से जाती है, पाली से नहीं जाती। जोधपुर ग्रामीण से सीधी बालोतरा जाती है। सबसे पहले इसमें जोजड़ी मिलती है जोधपुर ग्रामीण में, लीलड़ी मिलती है जोधपुर ग्रामीण में, गुइया बांडी में मिल के फिर बांडी मिलती है जोधपुर ग्रामीण में। यानी 3 सहायक नदियाँ जोधपुर ग्रामीण में मिलती है लूणी की। एक तो जोजड़ी, लीलड़ी और एक बांडी। बांडी लाखर में मिलती है, जोजड़ी खेजड़ली में मिलती है। समदड़ी में मिलती है आपके सूकड़ी, सूकड़ी से समदड़ी, सूकड़ी और लीलड़ी, सूकड़ी और लीलड़ी दोनों, सूकड़ी और मीटड़ी है। सूकड़ी और मीटड़ी बालोतरा में मिलती है। तीन मिलती है जोधपुर में, 2 मिलती है बालोतरा में सूकड़ी और मीटड़ी, और जोधपुर में मिलती है जोजड़ी, लीलड़ी और बांडी। उसके बाद में जवई पाली से निकलती है और जालोर होती हुई सांचौर और फिर बाड़मेर में लूणी में मिलती है। बाड़मेर में ही सागी मिलती है और ये लूणी कच्छ के रण में प्रवेश कर जाती है। सबसे पहले निकलती है अजमेर, अजमेर से जाती है नागौर, नागौर से ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण से बालोतरा, बालोतरा से बाड़मेर, बाड़मेर से सांचौर। 3 सहायक नदियाँ जोधपुर में मिल जाती है, जोजड़ी, लीलड़ी और बांडी। बालोतरा में 2 मिलती है, एक तो सूकड़ी और मीटड़ी।
बाड़मेर में 2 मिलती है, एक तो मिलती है जवाई और एक मिलती है सागी। खारी जवाई की सहायक है और खारी जवाई नदी की सहायक नदी है, जबकि गुइया बांडी की सहायक है। अब जोदड़ी नागौर से निकलती है, लीलड़ी ब्यावर से निकलती है, बांडी 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 पाली से निकलती है, गुइया भी पाली से निकलती है, सुगड़ी भी पाली से निकलती है, मेटड़ी भी पाली से निकलती है, जबकि लीलड़ी ब्यावर से। लीलड़ी ब्यावर जोदड़ी नागौर गुइया पाली, बांडी पाली, सुगड़ी पाली, मेटड़ी पाली, जवाई पाली। और अगली है खारी सिरोही से आती है, जवाई की सहायक है, लूणी में मिलती है। उसके बाद में सागी जालोर से निकलती है। निम्न बांध बने हुए हैं जसवंत सागर, हेमावास, जवाई बांध और बांकली। बालोतरा में बाढ़। बालोतरा कस्बा लूणी नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है। जब अरावली पर्वतमाला में पुष्कर की पहाड़ी में तेज वर्षा होती है तब लूणी का जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे लूणी का पानी बालोतरा कस्बे में घुस जाता है। तिलवाड़ा सभ्यता। बालोतरा लूणी नदी किनारे। तिलवाड़ा बालोतरा में लूणी नदी के किनारे। लूणी के किनारे शहर गोविंदगढ़ अजमेर, बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा समदड़ी में सुगड़ी मिलती है। जोधपुर में 3 नदियाँ मिलती है, बालोतरा में 2 मिलती है और बाड़मेर में वापस देख लेते हैं बाड़मेर में कितनी। बाड़मेर में भी 2 ही बालोतरा में और 2 ही बाड़मेर में। जोधपुर में मिलती है, अब ये देख लेंगे बाद में, वापस रिवाइज करेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। लूणी व बनास 2 ऐसी नदियां हैं जो अरावली पर्वतमाला को मध्य से काटती है। लूणी नदी में प्रदूषण का कारण। पाली, जसोल, बालोतरा आदि स्थानों में रंगाई छपाई उद्योग के कारण लूणी नदी का प्रदूषण जल प्रदूषण है। एनजीटी ने लूणी नदी को प्रदूषण से बचाने में नाकाम रहने पर राजस्थान सरकार पर 40 करोड़ का जुर्माना लगाया है। द्रव्यवती के लिए एनजीटी ने 40 करोड़ नहीं, द्रव्यवती के लिए 100 करोड़ और लूणी नदी के लिए 40 करोड़। एनजीटी ने यह आदेश बालोतरा, जसोल व विटुजा के उद्योगों से होने वाले प्रदूषण से लेकर दिया है। नागौर में जोदड़ी व लूणी के बाव क्षेत्र में खुदाई से 8वीं से 13वीं सदी की कच्ची घाड़ियाँ मिली। लूणी बेसिन का विस्तार 13 जिलों में। पाली में 12,000 वर्ग किमी, जालोर में 8,000 वर्ग किमी, सांचौर और बाड़मेर में 6,000 वर्ग किमी। बालोतरा, अजमेर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, नागौर, डीडवाना, कुचामन, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर में। लूणी नदी का अपवा क्षेत्र उदयपुर में भी आता है, ठीक है भाई साहब। लूणी की सहायक नदियाँ। जोदड़ी नागौर से निकलती है और जोधपुर ग्रामीण में लूणी में मिलती है, खेजड़ी खुर्द में। लीलड़ी ब्यावर से निकलती है। पाली जिले की उत्तरी सीमा पर लीलड़ी है जो मिलती है किसमें, लूणी में। बांडी लाकरथंब गांव पाली और जोधपुर ग्रामीण की सीमा पर मिलती है और पाली से निकलती है बांडी। सुगड़ी है जो समदड़ी बालोतरा में मिलती है और सुगड़ी भी पाली से आती है। जवाई हेमागुड़ा गांव सांचौर में मिलती है, जबकि जवाई का उद्गम की पाली में होता है। सागी या सगी जालोर से उद्गम होती है और गांधव गांव बाड़मेर में मिलती है। मीठड़ी मंगला गांव बालोतरा में लूणी में मिलती है। मीठड़ी भी पाली से निकलती है। लीलड़ी ब्यावर से, जोदड़ी नागौर से और सागी
सागी जालोर से अन्य सभी नदियाँ हैं जो पाली से निकलती है, जिसमें जमई आ गई, मीठड़ी आ गई, बांडी आ गई, जोदड़ी नदी पूदलू गांव नागौर से, उद्गम पूदलू गांव नागौर। ये नदी नागौर जोधपुर ग्रामीण में बहती है। कुल लंबाई 83 किलोमीटर है। खेदड़ी खुर्द जोधपुर ग्रामीण के पास लूनी में मिल जाती है। शहर पीपाड़ सिटी जोधपुर ग्रामीण जोदड़ी नदी के किनारे स्थित है। लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है। मुख्य अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती और अरावली से भी नहीं निकलती है। एनजीटी ने जोदड़ी नदी के प्रदूषण को बचाने में नाकाम रहने पर राजस्थान सरकार पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया। लीलड़ी जावाजा ब्यावर से निकलती है। समापन पाली जिले की उत्तरी सीमा पर लूनी में मिलती थी। जोधपुर में बांडी फुलाद गांव पाली से, फुलाद मारवाड़ जंक्शन से थोड़ा ही दूर पड़ता है। फुलाद है यहाँ पे। गोरम घाट जाने पर फुलाद स्टेशन आता है बीच में। बांडी फुलाद गांव की पहाड़ियाँ पाली से, बहाव पाली में। पाली जोधपुर ग्रामीण जिले की सीमा पर लाखरथम गांव में लूनी में मिलती है। पाली व जोधपुर ग्रामीण जिले की सीमा पर लाखरथम गांव में लूनी में मिलती है बांडी। आउआ कस्बा व पाली नगर बांडी के किनारे स्थित है। हेमावास पाली के पास बांडी नदी, हेमावास बांध पाली में बांडी नदी पर बना हुआ। हेमावास के नीचे इसमें खारी नामक एक छोटी नदी मिलती है। ये राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है बांडी, जिसका कारण पाली का रंगाई छपाई उद्योग है। केमिकल रिवर ऑफ राजस्थान बांडी को कहते हैं। सहायक नदियाँ गुइया व खारी। गुइया व खारी किसकी सहायक है? बांडी की। एनजीटी बांडी के प्रदूषण को लेकर राजस्थान सरकार पर 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। राजस्थान सरकार पर जुर्माना लगा हुआ है। सुगड़ी नदी अरावली के पश्चिमी ढाल देसूरी के निकट पाली। कुल लंबाई 110 किमी। प्रवाह पाली जालोर बालोतरा में। पाली से निकलती है सुगड़ी, जालोर में जाती है और फिर बालोतरा में मिलती है। समदड़ी बालोतरा से थोड़ा पहले लूनी नदी में मिलती है। सहायक नदी मगई या मथई तो रणकपुर जैन मंदिर इन्हीं के किनारे है। सुगड़ी की सहायक नदी मथई या मगई के किनारे रणकपुर जैन मंदिर है। बांकली गांव में बांकली बांध जालोर में। ये नदी रानी कस्बा पाली के पास से गुजरती है। रानी नोट कई पुस्तकों में जालोर दुर्ग को सुगड़ी नदी के किनारे बताया गया है, जो कि गलत है। सुगड़ी नदी जालोर के पास नहीं जाती है। असल में जालोर शहर के पास जमई नदी है। सायला गांव जालोर में जमई नदी में खारी नदी मिलने के बाद स्थानीय लोग इसे सुगड़ी या सुगड़ी तृतीय भी कहते हैं। इसलिए पुस्तकों में जालोर दुर्ग को सुगड़ी के किनारे होना लिखा है। मीठड़ी उद्गम पाली जिले की अरावली की पश्चिमी ढालों से। मीठड़ी उद्गम पाली जिले की अरावली की पश्चिमी ढालों से उद्गम होता है। समापन मंगला बालोतरा में लूनी में मिल जाती है। ये मंगला गांव नहीं है जहां मंगला ऑयल फील्ड है। अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई आपने। मीठड़ी के किनारे स्थित बाली पाली और फालना पाली है। जमई नदी उद्गम गोरिया गांव बाली पाली से। समापन हेमागुड़ा गांव सांचौर के निकट लूनी में। परवा पाली सिरोही जालोर सांचौर व बाड़मेर। ये लूनी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी? जमई। सुमेरपुर कस्बे व जालोर शहर के पास से निकलती है। सुमेरपुर पाली व शिवगंज सिरोही कस्बे के मध्य से बहती है जमई। जालोर शहर के पास से जाती है कौन? जमई।
सहायक नदियाँ। जमुई की सहायक सायला जालोर में खारी नदी मिलती है। पल्लई जालोर के पास एक सुगड़ी नाम की छोटी नदी भी मिलती है। अहोर कस्बा जालोर जमुई नदी के किनारे। जमुई पर बांध सुमेरपुर पाली। जमुई बांध सुमेरपुर पाली में मारवाड़ का अमर सरोवर कहलाने वाला यह बांध पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इसका निर्माण 1946 में जोधपुर महाराजा उमेश सिंह ने प्रारंभ करवाया। प्रारंभ में इंजीनियर एडगर व फर्ग्यूसन थे। आज़ादी के बाद 1956 में अभियंता मोती सिंह की देखरेख में इसका निर्माण किया गया। जमुई बांध को जलापूर्ति के लिए सेई नदी पर सेई बांध उदयपुर में बनाकर नहर व जल सुरंग द्वारा इसमें पानी लाया जाता है। ये राजस्थान की पहली जल सुरंग है जो 6.7 किलोमीटर लंबी है। 1977 में से पहली बार जमुई बांध में पानी डाला गया। सागी व सगाई जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर से निकलती है। समापन गांधा गांव बाड़मेर में लूणी में मिल जाती है। खारी शेर गांव की पहाड़ियाँ सिरोही से व जालोर में बहती हुई सायला गांव जालोर में जमुई में मिल जाती है। गुइया नदी इसका उद्गम खारिया नीव और थरसानी गांव के पास सोजत तहसील पाली से अरावली की पहाड़ियों से होता है। पाली जिले के फेंकरिया गांव के पास ये बांडी नदी में मिल जाती है। बहाव केवल पाली जिले में। साबरमती का उद्गम पदराला की पहाड़ियाँ उदयपुर से। साबरमती नदी उद्गम के बाद झाड़ोल व फुलवारी की नाल के मध्य 5 सरिताओं में विभक्त होकर राजस्थान से बाहर निकलती है। साबरकांठा जिले से गुजरात में प्रवेश करती है। कुल लंबाई 416 किमी। राजस्थान में लंबाई 45 किलोमीटर। राजस्थान में इसका प्रवाह केवल उदयपुर जिले में। साबरमती गुजरात की प्रमुख नदी है। साबरमती का समापन खंभात की खाड़ी में होता है अरब सागर में। अहमदाबाद शहर गांधीनगर साबरमती के किनारे। गांधी जी का साबरमती आश्रम इसी नदी के किनारे। सहायक नदियाँ वाकड़ सेई हरनाव अतमती वेत्रक मधुमती मेसवा सेई माजम खारी मोहर नदियाँ साबरमती की सहायक है। गुजरात में जाने के बाद ये नदी भारत की सर्वाधिक दूषित नदी हो जाती है। राजस्थान की सबसे दूषित नदी तो बांडी है, जबकि भारत की सर्वाधिक दूषित नदी साबरमती हो जाती है। देवास सुरंग उदयपुर की जिला में साबरमती का पानी डालने के लिए देवास सुरंग राज्य की सबसे लंबी सुरंग 11.6 किलोमीटर। सेई सुरंग 6.7 किलोमीटर है, जबकि देवास सुरंग 11.6 किलोमीटर सबसे लंबी है। वाकड़ गोरा गांव की पहाड़ियाँ गोगुंदा उदयपुर से निकलती है। मऊ पीपली नामक स्थान से गुजरात में प्रवेश कर साबरमती नदी में मिल जाती है। वाकड़ नदी अपनी सहायक नदी मानसी में मिलकर मानसी वाकड़ बेसिन बनाती है। मानसी वाकड़ बांध गोराण झाड़ोल उदयपुर में। इस बांध का पानी उदयपुर शहर में लाने के लिए 4.6 किमी लंबी जल सुरंग का निर्माण किया गया है, जो अलसीगढ़ से उदरा घाटी तक है। इस परियोजना में राजस्थान सरकार व हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के 37 हिस्सा है। ये परियोजना 2007 में पूर्ण हुई। मानसी वाकड़ बांध वाली सेई नदी इसका उद्गम पदराना गांव की पहाड़ियाँ उदयपुर से। ये नदी गुजरात में प्रवेश कर साबरमती में मिलती है। सेई बांध उदयपुर में। उदयपुर से जमुई बांध पाली को जलापूर्ति के लिए 6.7 किमी लंबी जल सुरंग का निर्माण किया गया, जो राजस्थान की पहली जल सुरंग। 1977 में पहली बार यहाँ से जमुई में पानी डाला गया। पश्चिमी बनास नदी उद्गम सनवारा की पहाड़ियाँ सिरोही से। यह नदी बनासकांठा जिले से गुजरात में प्रवेश कर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। इसकी कुल लंबाई 260 किमी है। गुजरात का डीसा शहर व राजस्थान का आबू रोड इसी के किनारे है। पश्चिमी बनास की सहायक नदियाँ हैं सूपली या सीपू, बतरिया, सेवरन, सुकेत, बदराम और खारी। सीपू नदी दाएं किनारे पर मिलती है। अन्य सभी नदियाँ बाएं किनारे पर। सीपू दाएं से, अन्य सभी नदियाँ बाएं से।
पश्चिमी बनास बांध सिरोही में इसी नदी पर है। पश्चिमी बनास बांध सिरोही में इसी नदी पर है। किस नदी पे? पश्चिमी बनास। सूकड़ी नदी। सिलारी की पहाड़ियाँ सिरोही से आगे चलकर सिरोही व गुजरात की सीमा पर पश्चिमी बनास में मिल जाती है। सूकली सेलवाड़ा बांध परियोजना सिरोही में सूकली पर निर्मित है। अंतर प्रवाही वाली नदियाँ 60%। वे नदियाँ जो अपना जल किसी सागर समुद्र में डालने से पहले ही विलुप्त हो जाती है, आंतरिक जल प्रवाह वाली कहलाती है। सागर या समुद्र में नहीं डालती है, झील में डाल सकती है, ठीक है ना, वो अंतर प्रवाह वाली कहलाती है। राजस्थान की बहुत बड़े भूभाग का पानी किसी समुद्र में नहीं जाकर अंतःस्थलीय प्रवाह प्रणाली बनाता है। इम्पोर्टेंट है, राजस्थान का पानी राजस्थान में ही रहता है। इस क्षेत्र में अनेक छोटी छोटी बरसाती नदियां हैं जिसका पानी मरुस्थलीय क्षेत्र में ही लुप्त हो जाता है। अरावली के उत्तर पश्चिम भाग में अधिकांश आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। राजस्थान के 60% क्षेत्र में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली है। राजस्थान की प्रमुख अंतर प्रवाह वाली नदियाँ घग्गर, कांतली, कांकनी, साबी, रूपारेल, रूपनगढ़ नदी, मेंढा, कुकुद नदी, रेल नदी बाड़मेर में, कोटड़ी सीकर में, लिंक जैसलमेर में, पंदरोई डूंगर नदी, रोहिली नदी, नीमड़ा नदी। घग्गर नदी उद्गम शिवालिंग पर्वत श्रेणी, कालका माता का मंदिर, शिमला हिमाचल प्रदेश से। उपनाम प्राचीन सरस्वती, दृष्टि, मृत नदी, सोतर नदी, नट नदी, वाहिंद नदी और राजस्थान का शोक। हनुमानगढ़ में घग्गर की प्रवाह को नाली कहते हैं। पाकिस्तान में यह हाकरा या हाकरा पाट कहलाती है। प्रवाह हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब में आती है, फिर हरियाणा में और राजस्थान में और आगे पाकिस्तान में चली जाती है कई बार। राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगानगर व अनूपगढ़ में। घग्गर का राजस्थान में प्रवेश तलवाड़ा टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से होता है। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ इसी नदी पर निर्मित है, जो 7 किमी लंबी झील है। घग्गर नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। ये राजस्थान की अंतर प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। कुल लंबाई 465 किलोमीटर, राजस्थान में 100 किलोमीटर। राजस्थान में घग्गर की लंबाई 100 किलोमीटर है, कांतली की 100 किलोमीटर है। कम वर्षा की स्थिति में यह नदी भटनेर के मैदान हनुमानगढ़ में विलुप्त हो जाती है। अधिक वर्षा होने पर सूरतगढ़, अनूपगढ़ तक व इससे भी ज़्यादा वर्षा होने पर इसका जल पाकिस्तान के बावलपुर में फोर्ट अब्बास तक पहुँच जाता है। भटनेर घग्गर के किनारे हैं। भटनेर दुर्ग घग्गर के किनारे, घग्गर के किनारे शहर हनुमानगढ़, सूरतगढ़ व अनूपगढ़ है। कालीबंगा व पीलीबंगा हनुमानगढ़ में। रंगमहल सभ्यता श्री गंगानगर में घग्गर के किनारे। कांतली नदी उद्गम खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर में। प्रवाह 3 जिले सीकर, नीम कथारा और झुंझुनू में। कांतली खंडेला की पहाड़ी सीकर से उद्गम होती है, सीकर से नीम का थाना जाती है और फिर झुंझुनू में जाती है। समापन चूरू झुंझुनू सीमा पर, यानी झुंझुनू में समापन होती है, चूरू में नहीं जाती। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। ये नदी झुंझुनू जिले को समान 2 भागों में बांटती है। सहायक नदी साप व मावत है, लंबाई 100 किलोमीटर है। राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, मतलब राजस्थान में उद्गम होता है और सर्वाधिक लंबी चलती है। गणेश्वर सभ्यता, नीम का तना। ताम्र युगीन सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है। सुनारी द्वीप का तना, सुनारी लो युगीन है, कांतली के किनारे। गणेश्वर नीम का तना ताम्र युगीन है, कांतली के किनारे। कांकनी या कांकने, इसका उद्गम जैसलमेर के दक्षिण में स्थित कोटरी गांव की पहाड़ियों से होता है। ये राजस्थान की सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है, सर्वाधिक मार्ग बदलती है। उपनाम कांकनी या मसूरड़ी। कम वर्षा में बूझ झील रूपसी गांव के पास जैसलमेर का निर्माण करती है। अधिक वर्षा होने पर नदी मीठा खाड़ी में लुप्त हो जाती है। कम वर्षा होती है तो बूझ झील
जैसलमेर की रूपसी गांव में जाती है, जबकि अधिक वर्षा होती है तो मीठा खाड़ी में लुप्त हो जाती है। जैसे लूणी होती है कच्छ के रण में लुप्त, वैसे भी यही मीठा खाड़ी में विलुप्त होती है। राजस्थान की आंतरिक जल प्रवाह की सबसे छोटी नदी है साबी या साहिबी। उद्गम सेवर पहाड़ियाँ। शाहपुरा जयपुर ग्रामीण से साबी या साहिबी निकलती है। जयपुर ग्रामीण कोटपुतली बेरोड व खेलदल जिला जिलों में बहती हुई हरियाणा में प्रवेश कर पाटौदी हरियाणा में विलीन हो जाती है। इसकी कुल लंबाई 185 किलोमीटर है। जोधपुरा सभ्यता स्थल कोटपुतली बेरोड साबी के किनारे। सहायक नदी सोटा, साबी के सहायक सोटा ही होगी। मानसून काल में इसका पाट काफ़ी चौड़ा हो जाता है। मुगल काल में यह नदी अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध थी। अकबर ने कई बार इस पर पुल बनाने का प्रयास किया पर असफल रहा। इस बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है, अकबर बांधी न बंधु न रेवाड़ी जाऊं, कोट तड़ा कर निकलूं साबी न हम कवाऊं। रूपा रेल। उद्गम उदयनाथ पहाड़ी अलवर में। उदयनाथ पहाड़ी थानागाजी अलवर में। उपनाम लसवाड़ी या वाहरा, स्थानीय लोग वाहरा कहते हैं, लसवाड़ी भी है। अलवर व भरतपुर दो जिलों में बहती है। आगे चलकर कुशलपुर गांव भरतपुर में विलीन हो जाती है। सीकरी बांध भरतपुर और रूपा रेल नदी पर निर्मित है। सीकरी बांध से ही मोती झील भरतपुर को जलापूर्ति होती है। मोती झील से सुजान गंगा नहर निकाली जाती है जो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर की खाई को भरती है। मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। रूपनगढ़ नदी। उद्गम किशनगढ़ की पहाड़ी अजमेर से। अजमेर जयपुर ग्रामीण में बहती हुई दक्षिण दिशा की ओर सांबर झील में गिर जाती है। निम्बार्क संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद अजमेर इसी के किनारे स्थित है। रूपनगढ़ के किनारे। मेंथा या मेंढा नदी। उद्गम मनोहरपुरा जयपुर ग्रामीण में। प्रवाह मनोहरपुरा जयपुर ग्रामीण से डीडवाना कुचामन जिले में। इसके बाद पुनः जयपुर ग्रामीण जिले में प्रवेश कर सांबर झील में उत्तर दिशा से गिरती है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ लूणवा डीडवाना मेंथा नदी के किनारे। लूणवा जैन स्थल मेंथा डीडवाना इसी नदी के किनारे। कुकुंद नदी। इस नदी का पानी रोककर भरतपुर में बाल्टा बांध बयाना बनाया गया है। इस बांध का आकार कटोरे नुमा है। 1897 में महाराजा राम सिंह भरतपुर के शासक के समय निर्माण हुआ। इस पर आसपास के क्षेत्र में बंद बरेट अभ्यारण्य भी निर्मित करवाया गया। रोहिली नदी जैसलमेर। नीमड़ा नदी बाड़मेर। इन नदी के कारण 2006 में कवेश में बाढ़ आई थी। नीमड़ा नदी के कारण कवास में बाढ़ आई थी। बुजड़ा व सिसारमा पिचौरा झील में गिरती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, राजस्थान में अधिकांश नदियां बरसाती होने के कारण वर्षा ऋतु के बाद जल नहीं रहता है। राजस्थान की एकमात्र 12 वर्षीय नदी चंबल है। वे जिले जहाँ कोई भी नदी नहीं है बीकानेर, चूरू, फड़ौदी, जोधपुर और डींग। बीकानेर संभाग की एकमात्र नदी घग्गर नदी। सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला जिला उदयपुर है। सर्वाधिक नदियों के बहाव वाला जिला चित्तौड़गढ़ है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है। श्रीगंगानगर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, दूदू में मात्र एक एक नदियां हैं। वे जिले जो चारों ओर से नदियों से घिरे हुए हैं, एक तो बांसवाड़ा है जो माई से चारों ओर से घिरा हुआ है, एक कोटा। अरावली पर्वतमाला को मध्य से काटने वाली नदियां लूणी व बनास है। अरावली को भारत की महान जल विभाजक रेखा कहते हैं क्योंकि इस जल विभाजक रेखा के पश्चिम व दक्षिण पश्चिम भाग की नदियां अपना जल अरब सागर में ले जाती है। जल विभाजक रेखा के पूर्व भाग की नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह जल विभाजक रेखा उत्तर में अरावली के साथ साथ सांबर झील होते हुए ब्यावर, देवगढ़, कुंभलगढ़, उदय सागर, उदयपुर तक आती है। आगे दक्षिण पूर्व में
बड़ी सादड़ी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती हुई प्रतापगढ़ तक चली जाती है। अध्यारोपित नदी घाटी का विकास पहले ऊपरी आवरण शैल पर होता है। नदी निम्नवर्ती या गहरे अपरदन द्वारा ऊपरी आवरण शैल को काटकर निचले शैल समूह पर पहुंच जाती है और अपनी घाटी का विकास करती है। इस प्रकार ऊपरी आवरण पर निर्मित घाटी का अध्यारोपण निचले शैल संरचना पर होने से अध्यारोपित नदी घाटी का विकास होता है। इस प्रकार की घाटी में प्रवाहित नदियाँ अध्यारोपित नदी या पूर्वारोपित नदी कहलाती है। राजस्थान में चंबल व बनास नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। राजस्थान की प्रमुख नदी प्रणाली और जल ग्रहण क्षेत्र। लूणी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है 20% गुण 70,000, ये 70,000 मान लेते हैं। बनास 47,000 जल ग्रहण वर्ग किलोमीटर में और प्रतिशत में 14। उसके बाद में चंबल 9, माही 5, शेखावाटी 3%, बाणगंगा 3, घग्गर यह तो मतलब नहीं अब इतना। सर्वाधिक लूणी का, उसके बाद में बनास का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक लूणी का है, उसके बाद में बनास का है, उसके बाद में चंबल और माही का। 4 तो याद रखना जरूरी है, लूणी, बनास, चंबल, माही। लूणी, बनास, चंबल, माही जल ग्रहण का क्रम में बढ़ते से घटते क्रम में। राजस्थान की प्रमुख नदियों से उपलब्ध जल की मात्रा। संभावित जल की मात्रा मिलियन घन मीटर में। सर्वाधिक जल उपलब्ध है माही में 1600, उसके बाद में चंबल में 1530, उसके बाद में बनास में 1280, उसके बाद में लूणी में 263। माही, चंबल, बनास, लूणी जल उपलब्धता के आधार पर माही, चंबल, बनास, लूणी 4 नदियाँ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में याद हो और नहीं हो तो चलेगा। राजस्थान के नदी बेसिनों में उपलब्ध सतही जल की स्थिति। अब उपलब्ध जल वापस देखते हैं। सतही जल मिलियन क्यूबिक मीटर में। चंबल में 5000, बनास में 4000, माही में 3000 और लूणी में 1000। माही, चंबल, बनास, लूणी क्या है? नदियों से उपलब्ध जल की मात्रा। ठीक है, अगला क्या है? नदी बेसिनों में उपलब्ध सतही जल की स्थिति। अब बेसिन की बात कर रहा है तो चंबल, बनास, माही, लूणी क्रम आएगा। राजस्थान के जल प्रपात। चूलिया जलप्रपात चंबल पर, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में, मैनाल भीलवाड़ा। मैनाल जलप्रपात मैनाल में, चित्तौड़ में। भीमलत जलप्रपात मांगले नदी पर बूंदी में। दिर जलप्रपात कुकुद नदी पर दिर भरतपुर में। दमोह जलप्रपात सरमथुरा धौलपुर में। अरना झरना जोधपुर ग्रामीण में। बेरी गंगा मंडोर के निकट जोधपुर ग्रामीण में। अब मंडोर का जोधपुर ग्रामीण में होगा, मंडोर तो शहर में। भीलबेरी जलप्रपात बांडी के उद्गम स्थल के पास है। भीलबेरी बांडी के उद्गम के पास, फुलावर व जोजावर के बीच, पाली में। भड़का जलप्रपात बारा में, भड़का। अभ्यारण्य से गुजरने वाली नदियाँ। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य चंबल। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा से चंबल। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 से परवन। शेरगढ़ 12 से परवन निकलती है। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़। ओरई और बामनी के उद्गम। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़, चंबल व बामनी का संगम। केलादेव अभ्यारण्य भरतपुर, बाणगंगा, दर्रा या मुकुंदरा हिल्स, कोटा, आहू व काली सिंध के संगम पर है। त्रिवेणी संगम। बेणेश्वर, डूंगरपुर, सोहम, माही और जाकम। बीगोद भीलवाड़ा में, बनास, बेड़च और मैनाल। राजमहल टोंक में, बनास, ढाई और खारी। देवदाम जोधपुरी में, बनास, बांडी, मासी।
माँ से देव के समान है और बांडी है बनास। बांडी बनास माँ से देव के समान है, ये तीनों मिलती है। रामेश्वरम में बनास चंबल चीप पैसे भी हो गया। बीगोद में बनास बेड़च मैनाल। राजमहल में महल में डाई खारी को। राजस्थान की प्रमुख नदियों की लंबाई। चंबल 1051, राजस्थान में 322। माही 574, राजस्थान में 171। बनास 512, राजस्थान में 512। लूणी 495, राजस्थान में 330। घग्गर 465, राजस्थान में 100 किलोमीटर। साबरमती 416, राजस्थान में 45 किलोमीटर। काली सिंध 278, राजस्थान में 145 किलोमीटर। पश्चिमी बनास 260 किमी और बाणगंगा 240 किमी। नदियों के किनारे दुर्ग। भैंसोड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ चंबल व बामनी के किनारे। कोटा दुर्ग कोटा में चंबल के किनारे। शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर। शेरगढ़ अभयारण्य बारावाला तो परवन के किनारे, किंतु शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर का चंबल के किनारे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी व बेड़च के किनारे। मनोर थाना दुर्ग झालावाड़ में। कालीघाट व परवन के किनारे। मनोर थाना कालीघाट व परवन के किनारे। शेरगढ़ दुर्ग बारा परवन के किनारे आ गया। देखो शेरगढ़ अभयारण्य में शेरगढ़ दुर्ग दोनों ही बारा वाले परवन के किनारे। धौलपुर वाला है जो चंबल के किनारे। स्वर्णगिरी दुर्ग जालोर जोई नदी के कुछ फासले पर, यानी जालोर दुर्ग जवाई के किनारे। बटनेर दुर्ग घग्गर के किनारे। गागरों दुर्ग काली सिंध व आऊ नदियों के किनारे। नदियों के किनारे सभ्यता स्थल। तिलवाड़ा बालोतरा लूणी के किनारे। गणेश्वर नीम का थाना कांतली के किनारे। सोनारी नीम का थाना कांतली। बागोर भीलवाड़ा कोठारी। आहड़ उदयपुर आयड़ के किनारे। बालाथल उदयपुर बेड़च के किनारे। नगरी चित्तौड़ बेड़च के किनारे। कालीबंगा हनुमानगढ़ घग्गर के किनारे। रंगमहल गंगानगर घग्गर के किनारे। बैराट कोटपुतली बैरोड बाणगंगा के किनारे। जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली बैरोड साबी के किनारे। गिलूंड राजसमंद में बनास के किनारे। गड़दड़ा बूंदी छाजा के किनारे। नहो भरतपुर रूपारेल के किनारे। नदियों के किनारे बसे हुए शहर। घग्गर के किनारे हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और अनूपगढ़। चंबल के किनारे रावतभाटा, भैंसरोडगढ़, कोटा और केशवराय पाटन। बनास के किनारे नाथद्वारा, रेलमंगरा राजसमंद में ही है। मातरकुंडिया, बीसलपुर और टोंक। लूणी के किनारे बालोतरा, बिलाड़ा, गोविंदगढ़ अजमेर में। बांडिया के किनारे आहुआ और पाली दो है। सुकड़ी रानी पाली। सुकड़ी के किनारे रानी फालना। रानी रेलवे स्टेशन है फालना के पास, जहाँ से सुकड़ी निकलती है। मीटड़ी बाली फालना पाली। जोजड़ी पीपाड़ सिटी जोधपुर ग्रामीण। हिरण नदी कालिंजरा बांसवाड़ा। पश्चिमी बनास आबू रोड चंद्रावती डिसा। पश्चिमी बनास के किनारे आबू रोड है, चंद्रावती है और डिसा है। हिरण नदी कालिंजरा बांसवाड़ा में। ये पश्चिमी बनास का सवाल एक खतरनाक पूछा था। आबू रोड भी पूछा हुआ, चंद्रावती दिया हुआ और सिरोही भी दिया हुआ। सोम नदी देव सोमनाथ। पीपलाज पंचपहाड़ झालावाड़ में। पीपलाज का पंचपहाड़ झालावाड़। जवई शिवगंज एरनपुरा सिरोही में। एरनपुरा पाली में। सुमेरपुर पाली इसमें दिया है क्या पता। जमुई के किनारे शिवगंज, एरनपुरा, सिरोही, सुमेरपुर पाली। बेड़च उदयपुर, चित्तौड़गढ़। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ दोनों बेड़च नदी के किनारे। बेड़च आयड़ के किनारे। आयड़ तो उदयपुर हो गया और चित्तौड़ बेड़च के किनारे। खारी आसिंद
विजयनगर और गुलाबपुरा की मील खारी नदी के किनारे। काली सिंध, झालावाड़, माही, पीपलकोट, बेणेश्वर और गलियाकोट। मघाई रणकपुर के मथई मघई रणकपुर जैन मंदिर। रोपणगढ़, सलामाबाद, अजमेर, काली झील, कैला देवी और गंभीर महावीर जी चांदन से। कोठारी भीलवाड़ा से। चंद्रभागा आमेर राजसमंद, पार्वती किशन द्वारा और चंद्रभागा एक तो आमेर राजसमंद में, एक चंद्रभागा झालरा पाटन में। प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न। काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है, पार्वती। परवन, उजाड़, निवाज है और पार्वती नहीं है काली सिंध की सहायक। निम्नलिखित में से उद्गम राजस्थान से नहीं होता है काली सिंध का। बैराट की पहाड़ियों से निकलकर यमुना में मिलती है बाणगंगा। राजस्थान की झीलें व बावड़ियाँ वे सभी जलराशियाँ जो स्थल पर बने किसी भूखंड या बेसिन को घेरे रहती है, झील कहलाती है। राजस्थान में प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की बहुत प्राचीन परंपरा रही है। ये झीलें पेयजल के साथ साथ सिंचाई के साधन के रूप में भी काम आती हैं। राजस्थान में झीलों का निर्माण यहाँ के शासकों के साथ साथ सेठ साहूकारों द्वारा भी करवाया गया। झीलों के प्रकार। बालसन झील पहाड़ियों से घिरी बालसन झील कहलाती है। पहाड़ियों से घिरी अभिकेंद्रीय आपवा वाले विस्तल समृद्ध ग्रत को बालसन सांबर एक बालसन झील है। पलाया मरुस्थल क्षेत्र में चौरस सतह और अनप्रवाहित द्रोणी वाले खारे पानी की छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। इसमें वर्षा का पानी जमा होता है परंतु जल्दी भाप बनकर उड़ जाता है पलाया में। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पलाया झीलें पाई जाती है। उदाहरण के लिए डीडवाना। बालसन सांबर का उदाहरण है पलाया, डीडवाना। विवर्तनिका झील पृथ्वी में होने वाली आंतरिक हलचलों के कारण बनी झीलें। नक्की झील, वुलर झील, कैस्पियन सागर। कालाडेरा झीलें पृथ्वी की आंतरिक हलचल से नक्की झील बनी है, ये विवर्तनिका। जबकि ज्वालामुखी निकलने वाले लावा के प्रवाह से बनी झीलें कालाडेरा कहलाती है। पुष्कर, लोनार झील, महाराष्ट्र। रेगिस्तान में खारे पानी की झीलों को पलाया तथा तटीय प्रदेश में स्थित खारे पानी झीलों को कयाल या लेगुन कहते हैं। रेगिस्तान में खारे पानी की झीलें पलाया, तटीय प्रदेशों में स्थित खारे पानी झीलों को कयाल या लेगुन कहते हैं, लेगुन झील। पानी की गुणवत्ता के आधार पर राजस्थान झीलों को दो भागों में खारे पानी की और मीठे पानी की। खारे पानी की झीलें। राजस्थान में खारे पानी की झीलें सर्वाधिक पाई जाती है, जिसके प्रमुख कारण है राजस्थान के पश्चिमी भाग में 33 महासागर का अवशेष होना, दक्षिण पश्चिमी मानसून अपने साथ कच्छ की खाड़ी से सोडियम क्लोराइड के कणों को राजस्थान में लाती है। झीलों के नीचे स्थित नमकीन चट्टान से केसार कण पद्धति से नमक ऊपर आना। झीलों के नीचे स्थित नमकीन चट्टानों से केसारकण पद्धति से नमक का ऊपर आना। राजस्थान में खारे पानी की झीलें मुख्यतः उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में पाई जाती है। खारे पानी की सर्वाधिक झीलें डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। खारे पानी की सर्वाधिक झीलें डीडवाना कुचामन जिले में। आमील नमक से संबंधित अधिकारी अमील कहलाता था। अमीन राजस्व का निर्धारण करता था और आमील राजस्व की वसूली करता था। देवल नमक निर्माण में लगी निजी संस्थाओं को देवल कहते हैं। सांबर झील फुलेरा तहसील। सांबर झील फुलेरा तहसील में जयपुर ग्रामीण में आती है। यह झील जयपुर से 70 किमी दूर स्थित है। इसका विस्तार जयपुर ग्रामीण, डीडवाना, कुचामन और अजमेर तीनों जिलों में। ये राजस्थान भारत की सबसे प्राचीन खारे पानी की झील है। भारत की सबसे प्राचीन खारे पानी की झील है। ये भारत की खारे पानी की झीलों दूसरी सबसे बड़ी है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा की है। लेगुन झील है
तटीय किनारे होने के कारण लेगून या कयाल कहते हैं। ये भारत की अंतर्प्रवाह की सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। अपवा क्षेत्र 5000 वर्ग किलोमीटर, आकार लगभग आयताकार, लंबाई 32 किलोमीटर, चौड़ाई 3 से 15 किलोमीटर। इस झील की स्थिति 27 डिग्री से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। झील में गिरने वाली नदियाँ 4 है। मेंथा मेढा उत्तर से, जो कि जयपुर से आती है, रूपनगढ़ दक्षिण से, खारी डिडवाना कुचामन की तरफ से और खंडेला सीकर की तरफ से। उत्तर दक्षिण कुचामन यानी कि पश्चिम और खंडेला सीकर से। सर्वाधिक नमक बहाकर लाने वाली मेंथा। देश के कुल उत्पादन का लगभग 8.7 नमक सांबर झील से प्राप्त होता है। यह नमक उत्पादन का कार्य सांबर सॉल्ट लिमिटेड केंद्र सरकार करती है, जो हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है। केंद्र की 60% व राज्य की 40% हिस्सेदारी है। इसकी स्थापना सितंबर 1964 को की गई। क्यार वाष्पोत्सर्जन पद्धति द्वारा क्यारी बनाकर तैयार किया गया नमक क्यार कहलाता है। सांबर झील को अंग्रेजों ने 1869 में जयपुर व जोधपुर रियासतों से लीज पर लिया गया था। सांबर में सॉल्ट म्यूजियम स्थित है, जो 1870 में अंग्रेजों द्वारा निर्मित है। राजस्थान का एकमात्र सॉल्ट म्यूजियम है। बिजोला शिलालेख 1170 के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। भौगोलिक दृष्टि से झील मूलतः प्राकृतिक झील है। गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस व विरह का प्रतीक कुरंजा पक्षी कीचन गांव से यहाँ विचरण करने आते हैं। गुजरात का राज्य पक्षी क्या है? राजहंस है। राजस्थान का घोड़ावन और चिंकारा, वैसे पक्षी में घोड़ावन एक ही है। ये जयपुर फुलेरा नागौर रेल मार्ग इस झील से गुजरता है। देश की सबसे बड़ी पक्षी त्रासदी नवंबर 2019 में सांबर झील में हजारों पक्षियों की एवियन बोटुलिज्म नामक बीमारी से मौत हो गई। इस कारण सांबर झील काफ़ी चर्चा में रही। सांबर लेक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट सांबर झील के प्रबंधन, विकास एवं संरक्षण के लिए इसे प्रारंभ किया गया। सांबर लेक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। रामसर साइट 23 मार्च 1990 को रामसर साइट में शामिल किया गया। ये राजस्थान की दूसरी रामसर साइट है। 1 अक्टूबर 1981 को सबसे पहले केवलादेव को शामिल किया गया। रामसर अभिसमय स्थल व आर्द्रभूमि, इसके बारे में जैव विविधता अभ्यारण्य, ठीक है। सांबर झील इसलिए प्रसिद्ध है, ययाति की सांबर इसलिए भी प्रसिद्ध है, ययाति की साम्राज्य स्थली। शुक्राचार्य असुरों के कुलगुरु की पुत्री देवयानी का विवाह नरेश ययाति के साथ सांबर में हुआ था। लोक तीर्थ देवयानी झील, तीर्थों की नानी, कुष्ठ निवारक झील, खारे पानी की झील यहीं स्थित है। बिजोला शिलालेख 1170, लेखक गुणभद्र। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बिजोलिया में लगा है। जैन शावक लोलाक ने बनाया है। इसमें चौहान वंश की शब्दावली दी गई है। चौहानों को वस्त गोश्री ब्राह्मण बताया गया। इसके अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया। चौहानों की राजधानी सांबर झील, चौहानों की राजधानी सांबर चौहानों का मूल स्थान था। वासुदेव चौहान ने 551 में सांबर के आसपास चौहान राज्य सपाद लक्ष्य की स्थापना की। राजधानी अछत्रपति। अकबर की विवाह स्थली। फरवरी 1562 को हरकाबाई या शाहीबाई हीराबाई का विवाह अकबर के साथ सांबर में हुआ, जो आमिर के शासक बारबल की पुत्री और मरियम उजमानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इन्हीं का पुत्र जहांगीर था। नालीसर मस्जिद सांबर में यह गुप्तकालीन सिक्के मिले। संत दादू ने अपना प्रथम उपदेश सांबर में दिया था। सांबर ख्वाजा इसामुद्दीन चिश्ती की पुण्य भूमि है। शाकंभरी माता
का मंदिर सांबर झील के किनारे शाकंभरी माता। 1709 ईस्वी में इस झील पर मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वारा नियुक्त नवाब का अधिकार था। 1709 में मारवाड़ व जयपुर की सेनाओं ने मिलकर सांबर के नवाब पर हमला कर झील पर कब्जा कर लिया। 1709 से 1749 तक सांबर झील जयपुर व मारवाड़ के संयुक्त अधिकार में रही। झील की आमदनी दोनों रियासतों में आधी आधी बढ़ती थी। वर्तमान में सांबर सॉल्ट लिमिटेड केंद्र सरकार द्वारा 60-40 हिस्से से चलती है। पीके फिल्म की शूटिंग भी यहीं हुई थी। पीके फिल्म की शूटिंग कहाँ पे हुई? सांबर में। डीडवाना झील डीडवाना कुचामन में। इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है। डीडवाना झील डीडवाना कुचामन, इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है। इस झील को खालडा भी कहते हैं। खालडा या डीडवाना झील। नमक उत्पादन का कार्य राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स द्वारा किया जाता है। अक्टूबर 2008 को इसका निजीकरण किया गया। निम्न इकाइयाँ स्थापित है। सोडियम सल्फेट वर्कर्स कागज उद्योग में उपयोग होता है। सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री चमड़ा उद्योग व रंगों के उत्पादन में उपयोग। आयोडाइजेशन संयंत्र, इसमें शुद्ध नमक बनता है। ब्राइन नमक, डीडवाना में लवणीय पानी की क्यारियाँ बनाकर उसे सुखाकर नमक प्राप्त किया जाता है, जिसे ब्राइन नमक कहते हैं। पचपदरा झील पचपदरा बालोतरा राजस्थान की खारे पानी की दूसरी बड़ी झील है। पहली तो सांबर है, सबको पता है, किंतु दूसरी किसी को नहीं पता है। 5 का पंच सब पे भारी, पचपदरा दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी है। यहाँ पर नमक सर्वोच्च कोटि का है और सबसे खारा है। इसमें 98% सोडियम क्लोराइड NaCl है। डीडवाना काम की नहीं है, जबकि 5 का पंच सबके भारी है, सर्वोच्च कोटि का। इस झील का निर्माण 400 वर्ष पूर्व पंचा नामक भील ने दलदल को सूखा कर किया था। नमक उत्पादन यहाँ खारवाल जाति के लोग मोरड़ी झाड़ी की टहनी का प्रयोग कर वायु प्रवाह पद्धति से स्फटिक नमक बनाते हैं, जिसे रेस्ता कहते हैं। जबकि उदयपुर में स्थित कथोड़ी जनजाति हांडी प्रणाली से कथा तैयार करती है। उदयपुर की कथोड़ी जनजाति हांडी प्रणाली से कथा तैयार करती है और खारवाड़ जाति के लोग मोरली झाड़ी की टहनी का प्रयोग कर वायु प्रवाह पद्धति से स्फटिक नमक बनाते हैं, जिसे रेस्ता कहते हैं। पचपदरा में कुएं बनाकर नमक उत्पादन किया जाता है, जिसे कोसिया या कोसलू कहते हैं। खालडा डीडवाना कोसिया पचपदरा 5 का पंच सब के भाड़ी पड़ा तो उसको कोसिया। 1960 या राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्क्स पचपदरा की स्थापना की गई। राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्क्स डीडवाना में भी है और पचपदरा में भी है। 1992 में पुश्तैनी नमक उत्पादकों को लीज पर दे दिया गया। जहाँ हीरागढ़ व सांबरा क्षेत्र भी नमक उत्पादन होता है। सांबरा क्षेत्र पचपदरा के पास है। खारे पानी की अन्य झील है। लूणकरसर झील बीकानेर उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है, जहाँ उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता है। ताल छापर चूरू झील के पास क्षेत्र काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। काबोद झील जैसलमेर में नमक आयोडीन की दृष्टि से श्रेष्ठ है। राजस्थान की कौन सी झील का नमक आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है? काबोद का। अ से आयोडीन पहले नंबर पर आता है, क से काबोद पहले नंबर पर आता है। फड़ौदी झील फड़ौदी में। कुचामन झील डीडवाना कुचामन में। नावा झील डीडवाना में। कुचामन भी डीडवाना कुचामन में। नावा डीडवाना कुचामन में। पोखरण झील जैसलमेर में। कोछोर झील सीकर में। काबोद जैसलमेर कोछोर सीकर में। रेवासा सीकर कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक में भी रेवासा का झील का उल्लेख किया है। डेगणा झील नागौर। बाप झील फड़ौदी में। आदर्श लवणीय फोरम। मॉडल सॉल्ट फोरम नावा सिटी डीडवाना कुचामन। बागेश्वर बाड़मेर में भी नमक के केंद्र है। वायु प्रवाह पद्धति से सुखाकर बनाया गया नमक रेस्ता कहलाता है। क्यारी में बनाया गया नमक क्यार कहलाता है।
सांबर से बना नमक सांबरी, डिडवाना से बना नमक डीडू और पचपदरा से बना नमक कोसलू कहलाता है। राजस्थान की मीठे पानी की झीलें, झीलों की नगरी ये लेक सिटी उदयपुर, भारत में झीलों की नगरी श्रीनगर, विश्व में झीलों की नगरी फिनलैंड। राजस्थान में मीठे पानी की सर्वाधिक झीलें उदयपुर में। राजस्थान में मीठे पानी की सर्वाधिक झीलें उदयपुर में। लेक सिटी कहते हैं इसलिए तो उदयपुर की झीलें। जयसमंद झील या ढेबर झील सलूमर में। निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने 1865 से 1691 ईस्वी में करवाया। जयसमंद झील का ढेबर झील का निर्माण जयसिंह ने करवाया सलूमर में। भारत की तीसरी बड़ी व राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम और मीठे पानी की झील है। नोट, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील इंदिरा सागर है जो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। दूसरी इंदिरा, फिर गोविंद सागर और जयसमंद। इंदिरा, गोविंद, जयसमंद। इंदिरा गोविंद की जय, इंदिरा गोविंद की जय, इंदिरा की गोविंद की जय बोल दो। पहले इंदिरा सागर एमपी में, दूसरी गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में, तीसरी जयसमंद सलूमर राजस्थान में। सतलुज नदी भांगड़ा पे बनी हुई है गोविंद सागर। इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर, दूसरी गोविंद सागर सतलुज नदी पर और जयसमंद गोमती नदी पर। इसमें झावरी व बागर नदियाँ भी गिरती है। जयसमंद में झावरी व बागर और गोमती। इस झील की लंबाई 15 किलोमीटर और चौड़ाई 2 से 8 किलोमीटर। गोमती नदी के ढेबर दर्रे से निकलने के कारण इस झील को ढेबर झील भी कहते हैं। इस झील पर छोटे बड़े 7 टापू बने हुए हैं जिन पर मीणा व भील जनजाति के लोग रहते हैं। सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा व सबसे छोटा टापू प्यारी है। जयसमंद पर झील में एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट सिंचाई हेतु श्यामपुर व भाट नहरें निकाली गई है। सलूमर जिले से सिंचाई की जाती है। औदियाँ, रियासत काल में हिंसक पशुओं को देखने के लिए बनाए गए झरोखे औदिया कहलाते हैं। हिंसक पशुओं को देखने के लिए झरोखे औदिया कहलाते हैं। इस झील के किनारे 6 औदियाँ अवस्थित है। औदिया का शाब्दिक अर्थ होता है अवलोकन स्तंभ। लसाड़िया का पठार झील के पूर्व में कटा फटा पठारी क्षेत्र लसाड़िया है। धर्मदेश्वर शिवालय महाराणा जयसिंह द्वारा निर्मित झील के पास पहाड़ी पर बना शिवालय। चित्रित हवा महल वरुटी रानी का महल झील के निकट पहाड़ी पर बने हैं जो महाराणा जयसिंह द्वारा निर्मित महल है। इस झील के उत्तरी छोर पर महाराणा फतेह सिंह के बनवाई महल है। दक्षिणी छोर पर बने महल राजकुमार के महल कहलाते हैं। पिचोला झील उदयपुर में। इस झील का निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में छित्तर या पिचू नामक एक बंजारे ने अपने बैल की याद में करवाया। यहाँ एक पिछोली गांव भी स्थित है। ये उदयपुर की सबसे प्राचीन और सबसे सुंदर झील है पिचोला। इस झील को जलापूर्ति सिसारमा व बुजड़ा नदियों से होती है। जीर्णोद्धार पहले महाराणा सांगा ने 1525 में, बाद में महाराणा उदय सिंह की इसकी पक्की पाल बनवाई। 1795 में भीम सिंह ने बांध टूटने पर नया बनवाया। इस झील के मध्य जग मंदिर व जग निवास के 2 महल है। जग मंदिर पिचोला झील के मध्य निर्मित इस महल का निर्माण महाराणा करण सिंह 1620 में प्रारंभ करवाया और 1651 में जगत सिंह प्रथम ने पूर्ण करवाया। जग निवास पिचोला झील के मध्य में स्थित आलीशान महल का निर्माण जगत सिंह द्वितीय। जग निवास किसने करवाया? जगत सिंह द्वितीय ने। और जग मंदिर, मंदिर में एक जना छोड़े जाता है, 2 भी चले जाते हैं, यानी करण सिंह व जगत सिंह प्रथम ने जग मंदिर बनवाया, जबकि जग निवास अकेला बनाया गया जगत सिंह द्वितीय। 1744 में पूर्ण करवाया। वर्तमान में होटल ताज लेक पैलेस है। आइसलैंड रिसोर्ट तो इसमें है, जयसमंद में है, जबकि होटल ताज लेक पैलेस जग निवास में। राजमहल या सिटी पैलेस महाराणा उदय सिंह द्वारा
मेवाड़ राज परिवार के रहने के लिए इस महल का निर्माण करवाया जो पिछोला झील के किनारे है। बागोर की हवेली पिछोला झील के किनारे स्थित हवेली का निर्माण मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा ने करवाया। बागोर हवेली का निर्माण अमरचंद बड़वा द्वारा। इसी में देश की पहली सौर ऊर्जा चालित नाव चलाई गई है। नटनी का चबूतरा झील में बीजारी नामक स्थान पर गलकी नटनी की स्मृति में बनाया गया है एक स्मारक है जो राणा के वचन भंग का प्रतीक है। फतेह सागर झील उदयपुर में। इसे देवाली तालाब या कनौट बांध भी कहा जाता है। इसका निर्माण महाराजा जय सिंह द्वारा 1688 में करवाया गया। फतेह सागर झील का निर्माण फतेह किसने की? जय सिंह ने की। कब की? 1688 में। इस देवाली तालाब के नए बांध की आधारशिला ब्रिटिश राजकुमार ड्यूक ऑफ कनौट रखी, इसलिए इसे कनौट बांध भी कहते हैं। फतेह सिंह के काल में 1688 में करवाया निर्माण, जबकि 1888 में पुनः निर्माण कार्य पूर्ण हुआ, तभी इस झील को फतेह सागर कहा जाने लगा। फतेह सागर भी कहते हैं, देवाली तालाब भी कहते हैं, कनौट बांध भी कहते हैं। देवाली गांव के पास अवस्थित होने के कारण इस झील को देवाली तालाब कहते हैं। सहेलियों की बाड़ी नामक उद्यान फतेह सागर झील की पाल के पास है। जग निवास और जग मंदिर तो पिछोला के पास है, जबकि सहेलियों की बाड़ी संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया और ये सहेलियों की बाड़ी फतेह सागर के पास है। मोती मगरी नामक महल भी फतेह सागर के किनारे स्थित है। इस पहाड़ी पर महाराणा मोती मगरी नामक पहाड़ी फतेह सागर के किनारे स्थित है। इस पहाड़ी पर महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाने पूर्व मोती महल बनवाए थे, जिसकी खंडर आज भी मौजूद है। वर्तमान में यहाँ महाराणा प्रताप स्मारक बना हुआ है मोती मगरी पहाड़ी पर फतेह सागर के किनारे। नेहरू आइलैंड या नेहरू उद्यान फतेह सागर के बड़े टापू पर विकसित है नेहरू आइलैंड। इस झील की पाल पर फिश एक्वेरियम बना हुआ है। हवाला शिल्पग्राम फतेह सागर की पश्चिम दिशा में स्थित ये शिल्पग्राम राजस्थान का प्रथम शिल्पग्राम है। हवाला उदयपुर का। नीमच माता का मंदिर झील की पाल के निकट पहाड़ी पर बना, जो उदयपुर की वैष्णो देवी कहलाती है। नीमच माता, जहाँ हाल ही में रोपवे शुरू किया गया है। सज्जनगढ़ का किला सज्जनगढ़ अभयारण्य फतेह सागर के पास स्थित है। सौर वेधशाला फतेह सागर झील के टापू प्रदेश की पहली सौर वेधशाला है। सौर वेधशाला फतेह सागर में और सौर ऊर्जा द्वारा चालित नाव पिछोला में। वेधशाला 75 से 76 में स्थापित की गई। राजस्थान की सबसे बड़ी सौर वेधशाला फतेह सागर झील उदयपुर में है। इसे बिग बियर लेक या कैलिफोर्निया यूएसए की सौर वेधशाला की तर्ज पर स्थापित किया गया। 1976 में डॉक्टर अरविंद भटनागर द्वारा इसकी स्थापना की गई। फतेह सागर झील में सौर वेधशाला का निर्माण 1976 में अरविंद भटनागर द्वारा करवाया गया। वर्तमान में इसका प्रबंधन भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद द्वारा किया जाता है। उदय सागर झील, इसका निर्माण उदय सिंह द्वारा 1559 से 1565 के मध्य उदयपुर से कुछ दूर आयड़ नदी के पानी को रोककर करवाया गया। इस झील से निकलने के बाद इसे बेड़स नदी कहते हैं। आयड़ नदी जब उदय सागर झील से निकलती है तो बेड़स बन जाती है। कर्नल टॉड ने महाराणा प्रताप द्वारा मानसिंह के लिए रात्रि भोज का आयोजन व मानसिंह के अपमान की घटना उदय सागर पर होना बताया है। स्वरूप सागर झील उदयपुर में। निर्माण स्वरूप सिंह ने 1857 में करवाया। ये तंग झील पिछोला व फतेह सागर झीलों को जोड़ती है। स्वरूप सागर पिछोला व फतेह सागर को जोड़ती है। बड़ी झील उदयपुर में। इस झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने बड़ी गांव में अपनी माता ज्ञान कंवर की स्मृति में कराया। इसका पुराना नाम ज्ञान सागर या जना सागर था। राजस्थान का पहला मत्स्य अभयारण्य बड़ी झील उदयपुर में। जयसमंद झील, जयसमंद तो हो गई सालुमर में। अब है राजसमंद झील, राजसमंद समुद्र
इसका निर्माण राज सिंह ने 1662 से 1674 के मध्य करवाया। राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील, पहली जयसमंद, दूसरी राजसमंद। इसका निर्माण अकाल रातकारी के दौरान करवाया गया। उस समय लगभग 60,000 लोगों ने काम किया था। झील को जलापूर्ति गोमती नदी, ताल व केलवा नामक नदियों से होती है। गोमती नदी, ताल व केलवा नदियों से झील को जलापूर्ति होती है। नींव झील की पाल पर पहला पत्थर महाराणा राज सिंह के महाप्रदक दयाल शाह की पत्नी घेवरबाई द्वारा रखा गया। झील की पार पर घेवर माता का मंदिर बना हुआ है। झील के पास की पहाड़ी पर दयाल शाह का किला बना है, जो जैन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। झील के पास पहाड़ी पर दयाल शाह का किला बना हुआ है। दयाल शाह का किला राजसमंद झील के पास है, जो एक जैन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। झील के उत्तरी किनारे को नौचौ की पाल कहते हैं, जो संगमरमर से बनी हुई कलात्मक पाल है। राजस्थान सरकार ने इसे धार्मिक दृष्टि से पुष्कर की तरफ पवित्र झील घोषित किया है। झील से नजदीक क्षेत्रों में सिंचाई होती है। राजस्थान सरकार ने राजसमंद झील को पुष्कर की तरह पवित्र घोषित किया है। जून 2000 में ये झील पहली बार सूख गई थी। जून 2000 में राजसमंद झील पहली बार पूरी तरह से सूख गई। राज्य की एकमात्र झील है जिसके नाम पर जिले का नाम पड़ा है। राजसमंद का जिला मुख्यालय राजनगर के नाम से है, जबकि जिले का नाम झील के नाम पर है। झील के किनारे महाराणा राज सिंह द्वारा निर्मित द्वारिकाधीश का मंदिर है, जो झील की पाल के निकट कांकरौली कस्बे की तरफ खुलता है। द्वारिकाधीश का मंदिर वल्लभ संप्रदाय राजसमंद के किनारे झील की पाल के पास महाराणा राज सिंह पैनोरमा बना हुआ है। राज प्रशस्ति नौचौ की पाल पर अंकित यहाँ काले संगमरमर के 25 शिलाखंडों पर संस्कृत भाषा में 1916 श्लोकों में मेवाड़ राज्य का इतिहास उत्कीर्ण है, जिसमें महाराणा राज सिंह तक के समय का इतिहास अंकित है। यह विश्व की सबसे बड़ी संस्कृत शिलालेख है, जिसके प्रशस्तिकार रणछोड़ भट्ट तेलंग है। इस प्रशस्ति में महाराजा राज सिंह को विजय कटकातु की उपाधि दी गई। भोपाल सागर चित्तौड़ में निर्माण भोपाल सिंह द्वारा बनास नदी पर बने मातृकुंडिया बांध से झील को जलापूर्ति होती है। बांसवाड़ा की झीलें गैब सागर, डूंगरपुर, इसे एडवर्ड सागर भी कहा जाता है। एडवर्ड सागर, गैब सागर झील का निर्माण गोपीनाथ ने करवाया। गोपीनाथ गैब सागर। झील के किनारे बादल महल बना हुआ है, जिसका निर्माण महाराणा पुंजराज द्वारा करवाया गया। इस झील के किनारे अनेक मंदिर बने हुए हैं। गैब सागर के किनारे बने विजयी राजेश्वर शिवालय का निर्माण महारावण विजय सिंह व उसके पुत्र लक्ष्मण सिंह द्वारा करवाया गया। झील के किनारे कालीबाई स्मारक है। गैब सागर के किनारे कालीबाई स्मारक है। पुंजेला तालाब डूंगरपुर में, रंग सागर डूंगरपुर में, आनंद सागर बांसवाड़ा में। महारावण जगवाल की पत्नी लंची बाई ने इसका निर्माण करवाया। बाई तालाब, आनंद सागर को बाई तालाब भी कहते हैं। बाई तालाब कहाँ पे? बांसवाड़ा में। आनंद सागर कहाँ पे? बांसवाड़ा में। इसके पास ही यहाँ के शासकों की छतरियाँ व स्मारक है। डायलाब झील, डायला तालाब बांसवाड़ा में। कोटा में किशोर सागर, कोटा में निर्माण 1336 में बूंदी के राजकुमार देहरादून ने करवाया। इसके मध्य जग मंदिर है। उदयपुर में पिचौरा के किनारे जग मंदिर है, जिसका निर्माण करण सिंह और जगत सिंह द्वारा करवाया गया। जबकि किशोर सागर झील कोटा के किनारे जग मंदिर है, उसका निर्माण देहरादून ने किशोर सागर झील का निर्माण करवाया। दुगारी झील बूंदी में, बूंदी के दुगारी गांव के पास इस झील, यह झील कनक सागर के नाम से भी विख्यात है। नवल सागर झील बूंदी में, बूंदी के गढ़ पैलेस के पास स्थित, इसे नवलखा झील भी कहते हैं। नवल सागर या नवलखा बूंदी में। जैत सागर बूंदी में। यह झील तारागढ़ किले के पास स्थित है। इस झील का प्रारंभ निर्माण बूंदी के शासक जैता मीणा द्वारा करवाया गया। बाद में राव सुरजन सिंह की माता रानी जयवंती ने 1588 में इसका जीर्णोद्धार करवाया।
इस झील के किनारे राजा विष्णु द्वारा शाही परिवार के लिए बनवाया गया सुखमहल नामक महल स्थित है। प्रसिद्ध लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी बूंदी प्रवास के दौरान सुखमहल में ठहरे थे, जो जय सागर के किनारे। फूल सागर झील बूंदी में। बूंदी के उत्तर पश्चिम में स्थित है। झील का निर्माण राव भोज की उपपत्नी फूल लता ने करवाया। फूल सागर बूंदी में। रामगढ़ झील बारा में। यह झील सारस क्रैन के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर यूरेनियम भी मिला है, रामगढ़ बारा में। इस झील का निर्माण उल्कापिंड से हुआ है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2016 को रामगढ़ को जियो टूरिज्म साइट या भू पर्यटन स्थल घोषित किया है। मानसरोवर रातेड़ी झालावाड़ काड़ला झील भी कहलाती है। मानसरोवर झील रातेड़ी झालावाड़ काड़ला झील भी कहलाती है। भरतपुर की झीलें मोती सागर। मोती सागर भरतपुर में। यह झील सूरजमल द्वारा निर्मित है। ये भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है। मोती झील रूपा रेल व बाणगंगा नदी के संगम पर जल्द रोककर इस झील का निर्माण करवाया गया। मोती झील का निर्माण रूपा रेल व बाणगंगा नदी के जल को रोककर महाराजा सूरजमल ने करवाया। मोती झील कहाँ में? भरतपुर में। मोती झील से सुजानगंगा नहर के द्वारा लोहागढ़ दुर्ग की खाई भरी जाती है। ठीक है। बाणगंगा व रूपा रेल नदियों को रोक के मोती झील का निर्माण करवाया गया। मोती झील से सुजानगंगा नहर के द्वारा लोहागढ़ दुर्ग के खाई को जलापूर्ति होती है। ठीक है। इस झील से नील हरित शैवाल N2 युक्त खाद्य प्राप्त होता है। इसके किनारे पर कारगिल पार्क बना हुआ है। मोती झील भरतपुर के किनारे कारगिल पार्क उद्यान बना हुआ है। सुजानगंगा झील भरतपुर में है। असल में ये एक नहर है जो मोती झील से लोहागढ़ किले के चारों तरफ बनी हुई खाई को जलापूर्ति करती है। इसका निर्माण सूरजमल द्वारा करवाया गया। झील का बाड़ा बयाना भरतपुर में। झील का बाड़ा या झील का बाड़ा बयाना भरतपुर में। रामसागर झील धौलपुर में। इस झील के चारों ओर रामसागर अभयारण्य स्थित है। तालाबशाही झील धौलपुर में। यह झील जहांगीर के मनसबदार सल्ले खां द्वारा निर्मित है। 1617 में बांडी धौलपुर के निकट शाहजहाँ के लिए शिकार के रूप में इसका निर्माण करवाया। जयपुर की झीलें सिलीसेड अलवर चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी होने व सुरम्य स्थान होने के कारण ये झील राजस्थान का नंदनकानन कहलाती है। ये झील जयपुर व अलवर मार्ग पर सरिस्का अभयारण्य के नज़दीक स्थित है। सिलीसेड झील रूपा रेल की सहायक नदी पर निर्मित है। इस झील का निर्माण अलवर महाराजा विनय सिंह द्वारा अपनी पत्नी शीला की याद में करवाया गया। RTDC का होटल लेक पैलेस ये महाराजा विनय सिंह द्वारा झील के किनारे 1845 में बनवाया गया 6 मंजिला शाही महल है, जो वर्तमान में RTDC का होटल है। झील के किनारे नाथ पंथियों का तीर्थ भरतहरि का मंदिर व गुफा स्थित है। मानसागर झील जलमहल जयपुर। मानसागर झील का निर्माण मानसिंह प्रथम ने अपनी गर्भावती नदी पर बांध बनवा कर कराया। बाद में सवाई जयसिंह ने झील के बांध की मरम्मत करवाई। जलमहल मानसागर झील का निर्माण तो मानसिंह ने करवाया, जबकि जलमहलों का निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया। इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ करने वाले पंडितों के रहने के लिए करवाया। महावटा झील आमेर किले के पास है महावटा झील। पन्नालाल शाह का तालाब खेतड़ी नीम का थाना में। 1870 में सेठ पन्नालाल शाह ने पहाड़ की तलहटी में इसका निर्माण करवाया। स्वामी विवेकानंद ने अपनी खेतड़ी यात्रा के दौरान इसी तालाब के किनारे बने एक कमरे में ठहरे थे। पीतमपुरी नीम का थाना। इसमें कुछ महीनों तक ही जल रहता है, बाद में सूख जाता है। अजमेर की झीलें। पुष्कर झील पुष्कर अजमेर में। यह झील ज्वालामुखी के लावे से निर्मित है, अतः इसे काला डेरा का उदाहरण कहा जाता है। पुष्कर के उपनाम हिंदुओं का 5वां तीर्थराज, तीर्थों का मामा, कोकण तीर्थ,
बावन घाटा झील, अर्धचंद्राकार झील, प्रयागराज का गुरु, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन झील व प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। धार्मिक दृष्टि राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। ये राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित झील है। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के निकट स्थित है। 52 घाट बने हुए हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इन घाटों का निर्माण मंडोर शासक नाहर राव परिहार ने करवाया। औरंगजेब ने पुष्कर व यहाँ के घाटों को कई बार नुकसान पहुंचाया। बाद में पुष्कर के घाटों का वर्तमान स्वरूप मराठाओं द्वारा 1809 में बनवाया गया। पुष्कर के घाटों का वर्तमान स्वरूप किसने दिया? तो मराठाओं ने। यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। हम सोचते होंगे राजस्थान के राजाओं ने, नहीं, मराठाओं ने। जनना घाट या क्वीन मैरी घाट 1911 में ब्रिटिश महारानी मैरी की यात्रा की स्मृति में निर्मित घाट है। यहीं पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की जाती है, इसलिए गांधी घाट भी कहते हैं। सभी 52 घाटों में सबसे बड़ा घाट है गांधी घाट। वरा घाट, गऊ घाट, ब्रह्म घाट, वल्लभ घाट, पुष्कर मेला। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला बढ़ता है। राज्य का सबसे सुंदर व सबसे रंगीन मेला है। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक इसी झील में आते हैं। इस समय यहाँ पशु मेला भी बढ़ता है। इस मेले के अवसर पर झील में दीपदान करने की परंपरा है। मंदिर, झील के किनारे लगभग 400 मंदिर है, इसलिए राज्य सरकार ने पुष्कर को टेम्पल टाउन का दर्जा दिया है। राज्य सरकार ने टेम्पल टाउन का दर्जा किसे दिया है? पुष्कर को। ब्रह्मा मंदिर झील के किनारे स्थित है। वराह मंदिर अरुणोराज द्वारा, रंगनाथ जी मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित पूर्णमल द्वारा, बैकुंठ जी मंदिर डीडवाना के सेठ मगधीराम बागड़ द्वारा, सावित्री मंदिर झील के किनारे दक्षिण में रत्नागिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। गायत्री मंदिर पुष्कर के उत्तर में पहाड़ी पर बना हुआ है। मान पैलेस जयपुर के महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा पुष्कर में निर्मित महल है। जहांगीर के महल झील के किनारे वराह घाट के सामने जहांगीर द्वारा निर्मित महल है। विश्वामित्र ने पुष्कर झील किनारे तपस्या की थी, जिसे मेनका ने भंग की। यहीं भर्तरी की गुफा है व कण्व ऋषि का आश्रम भी है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद कौरव और पांडवों का दिव्य मिलन यहीं हुआ था। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना यहीं की थी। वेद व्यास ने महाभारत गीता की रचना की थी। भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान यहीं किया था। 1705 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने इस झील के किनारे गुरु ग्रंथ साहिबा का पाठ किया। पुष्कर झील की सफाई का कार्य 1997-98 में कनाडा के आर्थिक सहयोग से पुष्कर समन्वित विकास परियोजना के तहत किया गया है। चौहान शासक चंदन राज की पत्नी आत्मप्रभा या रुद्राणी प्रतिदिन 1000 दीपक पुष्कर झील में प्रवाहित करती थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को सभी हिंदू देवता स्वयं भगवान विष्णु के साथ इसी झील के रास्ते पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ जाते हैं और 4 माह बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को इसी रास्ते से वापस आते हैं। आना सागर झील अजमेर में। निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादा अरुणराज आना जी ने 1135 से 1137 के मध्य करवाया। माना जाता है कि अरुणराज ने तुर्कों की सेना के संहार के बाद खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए लूणी या चंद्रा नदी के पानी को रोककर तारागढ़ व नागपाड़ के बीच विशाल दीवार बनवा दी और पानी उसमें लूणी नदी का पानी भर दिया। आना सागर झील लूणी के किनारे है। ठीक है। दौलत बाग झील के किनारे मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा एक दौलत बाग बनवाया गया। दौलत बाग पुष्कर में किसने बनवाया? जहांगीर के महल तो पुष्कर में, जबकि दौलत बाग किसके किनारे? आना सागर के किनारे, जिसका वर्तमान नाम सुभाष उद्यान है। दौलत बाग में यह जहांगीर ने टॉमस रो अंग्रेज दूत से वार्ता की थी। यहीं पर नूरजहाँ की मां अस्मत बेगम ने गुलाब के इत्र बनाने का आविष्कार किया। आना सागर के किनारे जहांगीर ने एक महल नूरजहाँ महल बनवाया।
आना सागर के किनारे नूरजहाँ का महल बना हुआ है। दौलत बाग भी आना सागर के किनारे है। शाहजहाँ खुर्रम ने 1637 में 5 बारादरियाँ बनवाई, इसमें वर्तमान में 4 ही मौजूद हुए। खाम खां के 3 दरवाजे आना सागर के किनारे हैं। झील के पास अजमेर शहर की तरफ पहाड़ी पर बजरंग गढ़ी हनुमान मंदिर है। फाय सागर अजमेर में है। इसका निर्माण 1891 में फाय सागर का निर्माण नगर परिषद अजमेर द्वारा अकाल रात कार्यों के लिए करवाया गया। फाय सागर झील का निर्माण नगर परिषद अजमेर द्वारा अकाल रात कार्यों के लिए करवाया गया। ये झील इंजीनियर फाय के निर्देशन में बनी, इसलिए इसे फाय सागर नाम पड़ा। बाढ़नी नदी का पानी आता है। इसका जल स्तर बढ़ने के बाद इसका पानी आना सागर झील में आता है। फाय सागर में बाढ़नी नदी का पानी आता है और फाय सागर में पानी अधिक हो जाता है तो आना सागर में चला जाता है। बीसल सागर बिसलपुर टोंक में है, जबकि पिसलसर झील अजमेर में। चौहान शासक बीजल देव 1152 से 1162 के मध्य निर्मित ये झील प्रारंभ में 2 टापुओं पर राजा प्रसाद बने हुए थे। जहांगीर ने इस झील के किनारे एक महल बनवाया जिसके स्थान पर वर्तमान में चर्च बनी हुई है। पाले की झीलें नक्की झील माउंट आबू सिरोही में। ये राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, 1200 मीटर। राजस्थान की सबसे गहरी व सर्दियों में जमने वाली एकमात्र झील है। मान्यता है कि देवताओं बालम रसिया ने स्वयं अपने नाखूनों से खोदकर इसे बनाया था। पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान की प्रसिद्ध झील है। यहाँ नौकायन सुविधा उपलब्ध है। ग्रासिया जनजाति की पवित्र झील है। ग्रासिया जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां इसी झील में प्रवाहित करते हैं। ये विवर्तनिका झील का उदाहरण है। झील के पास पहाड़ी पर विभिन्न आकार की 3 चट्टानें, नंदी रॉक, शिव के बैल के आकार की, टोड रॉक, मेंढक के आकार की, नंद रॉक, घूंघट निकाले हुए स्त्री। झील के किनारे पहाड़ियों पर रमा कुंड बना हुआ है। झील के पास ही रघुनाथ मंदिर, झील से 1 किमी दूर हनुमान पॉइंट है। इसके निकट सनसेट पॉइंट भी है, जहाँ सूर्यास्त का रमणीय दृश्य देखा जा सकता है। राम झरोखा, हाथी गुफा, चंपा गुफा यहीं पर है। विवेकानंद गुफा कहाँ पे? नक्की झील के पास है। झील के किनारे स्थित इस गुफा में बैठकर स्वामी विवेकानंद ध्यान लगाया था। माउंट आबू में कारा घास पाई जाती है, जो नक्की झील का एक प्रदूषण है। माउंट आबू में कारा घास पाई जाती है, जो नक्की झील का एक प्रदूषक है। चोपड़ा झील पाली में। जोधपुर संभाग की जिला में बारसमंद झील मंडोर जोधपुर में। इसका निर्माण 1159 ईस्वी में प्रत्या शासक पालक राव द्वारा करवाया गया। ये कृत्रिम झील है बालसमंद, जो वर्तमान में जोधपुर को पेयजल आपूर्ति करवाती है। महाराजा विजय सिंह के समय निर्मित गुलाब सागर का पानी नहरों द्वारा इस झील में आता था। 8 खंबा महल झील के मध्य सूरसिंह द्वारा निर्मित महल है। झील के दक्षिण में महाराजा सूरसिंह द्वारा निर्मित अपनी रानी के लिए बनाया गया जनाना बाग है। गुलाब सागर जोधपुर में। जोधपुर महाराजा विजय सिंह के पासवान गुलाब राय ने 1788 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। महिला बाग का चादरा जोधपुर में। गुलाब सागर के पास स्थित महिला बाग के चादरे का निर्माण जोधपुर शासक विजय सिंह के पासवान गुलाब राय ने करवाया। गुलाब सागर और महिला बाग का चादरा दोनों जोधपुर में विजय सिंह के पासवान गुलाब राय ने दोनों बनवाए। कायलाना प्रताप सागर जोधपुर में। यह मूलतः प्राकृतिक झील है। इसका निर्माण वर्तमान स्वरूप 1872 ईस्वी में सर प्रताप ने मारवाड़ के शासक जयवंत सिंह द्वितीय के भाई द्वारा बनवाया गया, इसलिए इसे प्रताप सागर भी कहते हैं। इस झील का एक हिस्सा तख्त सागर के नाम से जाना जाता है। कायलाना प्राकृतिक झील है। वर्तमान स्वरूप 1872 में सर प्रताप ने दिया। झील के किनारे देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान माचर जैविक उद्यान है। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल द्वारा इंदिरा गांधी नहर का पानी इसमें डाला जाता है, जिससे जोधपुर शहर को पेयजल आपूर्ति होती है। ध्यान रहे
जोधपुर का वर्तमान स्वरूप सर प्रताप सिंह की देन है। इस जेल का वर्तमान स्वरूप भी सर प्रताप सिंह ने दिया और जोधपुर का वर्तमान स्वरूप सर प्रताप सिंह की देन है। उमेश सागर झील जोधपुर में, इसका निर्माण जोधपुर शासक उमेश सिंह ने 1930 से 1933 ईस्वी में करवाया। गढ़सीसर या गढ़सीसर झील, गढ़सीसर या गढ़सीसर जोधपुर में नहीं, जैसलमेर में। निर्माण मारावड़ गढ़सी 14वीं शताब्दी में करवाया। जैसलमेर में पूर्व प्रवेश द्वार गढ़सीसर दरवाजे के पास स्थित है। वर्षा काल में पानी आने पर इसका पेयजल उपयोग होता है। झील की पाल के पास बना कलात्मक मुख्य द्वार टीलों की पोल कहलाता है। झील के किनारे गज मंदिर गज रूपेश्वर शिवालय बना हुआ है। झील के किनारे पर जैसलमेर लोक संस्कृति संग्रहालय, गढ़सीसर झील के किनारे जैसलमेर लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है। इस झील को गढ़सीसर तालाब या गढ़ीसर तालाब या गढ़सीसर तालाब भी कहा जाता है। बूझ झील जैसलमेर में, जैसलमेर के रूपसी गांव के पास बनी हुई, कभी कभार कांकनी नदी का पानी आता है बूझ झील में। रामदेवरा झील जैसलमेर में, रामदेवरा में लोक देवता बाबा रामदेव जी के मंदिर के पास बनी इस झील को राम सरोवर कहते हैं। मान्यता के अनुसार इसका निर्माण बाबा रामदेव ने करवाया। या कुष्ठ रोग का निवारण होता है। अमर सागर अमर सिंह द्वारा जैसलमेर में 1688 में राज्य का पहला पवन संयंत्र अमर सागर झील के किनारे लगा था। जैसलमेर में बीकानेर में कोलायत शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान। ऐसी मान्यता है कि कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए पाताल गंगा निकाली, जो वर्तमान में कपिल सरोवर या कोलायत झील कहलाता है। कोलायत झील पर 52 घाट बने हुए हैं। कोलायत मेला, यहाँ झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को मेला पड़ता है, जो जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ के मेले का मुख्य आकर्षक झील का दीपदान अनूठी परंपरा है। इस सरोवर में स्नान व महत्व गंगा स्नान के समान माना जाता है। चारण जाति के लोग यहाँ नहीं जाते हैं। कोलायत पर चारण जाति के लोग नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? करणी माता की अपनी बहन गुलाब कंवर गोद लिया, पुत्र लखन डूबकर मर गया, इसलिए चारण नहीं जाते। गजनेर झील बीकानेर में, यह झील गजनेर अभयारण्य में स्थित है। इसका नाम पेयजल में, इसका पानी पेयजल उपयोग किया जाता है। गजनेर पानी का शुद्ध दर्पण कहलाता है। कोलायत तो सुंदरबाग का सुंदर उद्यान, मरुस्थल का सुंदर उद्यान कोलायत कहलाता है, जबकि गजनेर पानी का शुद्ध दर्पण की उपमा दी गई है। इसकी एक और महल व बगीचे बने हुए हैं। 3 दिशाओं में घने वृक्षों से घिरी हुई है, जो दर्पण के समान प्रतीत होती है। इस झील का निर्माण 1920 में बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने गंगा सरोवर से नाम के साथ करवाया। ध्यान रहे, गजनेर महल का निर्माण गज सिंह ने अकाल राजकारी के रूप में करवाया, जो इस झील के किनारे स्थित है। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ घगर नदी के किनारे। बूढ़ा जोड़ झील डाबला अनूपगढ़ गंगनेर का पानी डाला जाता है। राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ। राजस्थान एक बड़ा भाग मरुस्थलीय है, संभवतः इसी कारण यहाँ जल स्थापत्य का विकास हुआ। यहाँ के जल स्थापत्य में कुएं, कुंड, बावड़ियाँ व टाँकों का निर्माण हुआ है। इसके निर्माण की उपयोगिता के साथ सौंदर्य का भी विशेष ध्यान रखा गया है। राजस्थान में अधिकांश बावड़ियाँ रानी और राजमाता व श्रेष्ठी वर्ग द्वारा बनवाई गई है। राजस्थान में बावड़ियों का शहर बूंदी है। बावड़ियों की स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध शेखावाटी व बूंदी। राजस्थान में बावड़ी खोदने की परंपरा की शुरुआत शक जाति द्वारा की गई। ईसा की प्रथम शताब्दी में इन्होंने शुरुआत की थी। राजस्थान में सर्वाधिक बावड़ियाँ जोधपुर व जालौर में 500 है। 2017 को 6 बावड़ियों पर डाक टिकट जारी किए। दिसंबर 2017 में 6 बावड़ियों पर पन्ना मीणा या पन्ना मियाँ जयपुर में, रानी जी की बावड़ी बूंदी में, नीमराणा कोटपुतली बहरोड में। टूर जी का झालरा जोधपुर में, नागर सागर कुंड बूंदी में, चांद बावड़ी आबानेर दौसा, बाटाडू का कुआ बाटाडू बाड़मेर। रावण गुलाब सिंह द्वारा निर्मित इसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। ताकिया तालाब का ऊंचा स्थान जहाँ से तैराक कूदते हैं उसे ताकिया कहते हैं। सिज्जा
मेवाड़ क्षेत्र में तालाबों के पास कुएं से कम खुदाई पर जल एकत्रित करने के लिए एक बल्ली लगाई जाती है, जैसे सेजा कहा जाता है। सेजा देना मतलब पानी का रिसाव द्वारा चला जाना। केंद्रीय झील संरक्षण योजना, 6 जिलों को केंद्र सरकार द्वारा योजना में शामिल किया गया है, जिसमें पुष्कर, पीएम फतेह आना पीछे, पुष्कर, मानसागर, फतेह सागर, आना सागर, नक्की और पिचोला। 11वीं पंचवर्षीय योजना जून 2001 में 100% केंद्रीय सहायता से, 2002 में 70-30 और 2012 में NLCP और NWCP नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम को सम्मिलित करते हुए नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम NPCA लागू किया गया। जयपुर की जीवन रेखा अमानिशा का नाला या द्रवती नदी, राजसमंद की जीवन रेखा नंद संबंध, भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील, ब्यावर की जीवन रेखा नारायण सागर, राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर, बीकानेर की जीवन रेखा लोन कनसर लिप नहर, जोधपुर ग्रामीण की जीवन रेखा राजीव गांधी लिप नहर। वैसे ये गंगानगर की जीवन रेखा गंगनेर, मारवाड़ की जीवन रेखा नर्मदा नदी। नर्मदा नहर जल विरासत राजस्थान, देश की 75 जल विरासत सूची की राजस्थान 7 जल विरासत स्थल है। देश की 75 जल विरासत की सूची में राजस्थान के 7 जल विरासत सम्मिलित है, जिसमें आना सागर अजमेर, राजसमंद, उदयपुर झील प्रणाली उदयपुर, तुर्जी का दादला जोधपुर, चांद बावड़ी दौसा, गढ़सीसर जैसलमेर और कायलाना या तख्त सागर जोधपुर में। राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ, उदयपुर संभाग की बावड़ियाँ, त्रिमुखी बावड़ी देबारी उदयपुर में, मेवाड़ महाराणा राज सिंह की रानी राम रसदे ने बनवाई, वीरपुरी उदयपुर में 17वीं शताब्दी में रानी वीरू द्वारा, बिनौता की बावड़ी बड़ी शादड़ी चित्तौड़ में निर्माण जागीर सूरज सिंह शेखावत ने करवाया, सूर्य स्रोत इम्पोर्टेंट है, बिनौता जरूर आएगी, याद रख लेना, चित्तौड़ में बड़ी शादड़ी, खातन बावड़ी चित्तौड़ में, गोसुंडा बावड़ी चित्तौड़ में, झालीबाग बावड़ी कुंभलगढ़ राजसमंद में, बांसवाड़ा में नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में, नौलखा डूंगरपुर में 1586 में आसखंड की रानी परिमल देवी द्वारा निर्मित, इसका शिल्पी लीलाधर था। नौलखा का शिल्पी लीलाधर था। उदय बावड़ी डूंगरपुर में उदय सिंह ने बनवाई। कोटा में बड़गांव, कोटा में चतुर्साल की पटरानी जानोदा द्वारा निर्मित है। रानी जी की बावड़ी, बावड़ियों का सिरमौर बूंदी में है। राजा अनिरुद्ध सिंह की विधवा रानी लाल कंवरे नाथावती में 1699 में अपने पुत्र बुद्ध सिंह के शासनकाल में बनवाई। 2017 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। गुल्ला बावड़ी बूंदी में। नागर सागर कुंड बूंदी में, मूल नाम गंगा सागर या यमुना सागर है। इस कुंड का निर्माण 1885 में राम सिंह की रानी चंद्रभान कंवर ने करवाया था। शुद्ध स्रोत है नागर सागर, इम्पोर्टेंट है बूंदी में। 15 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ नागर सागर पर। धाबाई कुंड बूंदी में, राजा राम सिंह द्वारा इसका निर्माण, इसे जेल कुंड भी कहा जाता है। धाबाई कुंड बूंदी में, शुद्ध स्रोत है, इम्पोर्टेंट है जेल कुंड। धाबाई कुंड बूंदी जेल कुंड। काका जी की बावड़ी बूंदी में, काका जी की दरगाह तो प्रतापगढ़ में है, जबकि काका जी की बावड़ी बूंदी में। अनारकली की बावड़ी छतरपुर बूंदी में निर्माण नाथावती की रानी अनारकली ने, नाथावती की दासी अनारकली ने। भावल देवी बूंदी में, भाव सिंह की रानी भावल देवी ने। तपसी की शाहबाद 12 में, औस्ती जी की शाहबाद 12 में। ब्रह्मबाद की बावड़ी भरतपुर में, ब्रह्मबाद भरतपुर। लंबी बावड़ी धौलपुर में 7 मंजिला है। लंबी बावड़ी धौलपुर में 7 मंजिला है। शाही बावड़ी धौलपुर में नियासलम मंदिर के पीछे शाही बावड़ी है। 1873 से 1800 के मध्य निर्माण करवाया गया। जयपुर में पन्ना मीणा की बावड़ी जयपुर। जयगढ़ दुर्ग के पास 2017 में 5 रुपये का डाक टिकट। पन्ना मीणा या पन्ना मियाँ की बावड़ी जयपुर में। नीमराणा की बावड़ी कोटपुतली बारोड़ में 9 मंजिला बावड़ी टोडरमल द्वारा निर्मित है।
नीमराणा की बावड़ी टोडरमल द्वारा निर्मित। बड़ी बावड़ी भांडारे दौसा में 1732 में कुंभाणी शासक दीप सिंह व दौलत सिंह ने करवाया। सूर्य स्रोत इंपोर्टेंट है। चांद बावड़ी आपानेरी दौसा। आपानेरी के संस्थापक परतिया राजा चांद ने 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया। 8वीं शताब्दी का हर्षद माता मंदिर भी बना हुआ है। 9 मीटर गहरी 3500 सीढ़ियाँ राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे कलात्मक बावड़ी। डाकणिया बावड़ी लवाण दौसा। चेतन दास की बावड़ी लोहाल झुंझुनू। मेड़तनी की झुंझुनू। बखत कंवर ने पति शार्दुल सिंह की स्मृति में यह झुंझुनू की सबसे पुरानी बावड़ी है। मेड़तनी की। तुलसियानों की झुंझुनू में। खेतानों की झुंझुनू में गिरधरी सिंह खेतान ने 1780 में बनवाई। झालरा बावड़ी सीकर में। तुर्जी का झालरा जोधपुर में। सेठानी का जोड़ा चूरू में। चूरू से रतनगढ़ जाने वाली सड़क पर 1886 में सेठ भगवान दास बागला की पत्नी श्रीमती ब्रज कंवर ने अपनी स्मृति में बनवाई। पति की स्मृति में। इनका वास्तविक नाम भगवान सागर है, परंतु लोग इसे सेठानी का जोड़ा कहते हैं। सेठानी बनवाया इसलिए सेठानी का जोड़ा कहते हैं। पीताना जोड़ा चूरू में। प्राचीन नाम बीजाणा जोड़ा है। भीकाजी की बावड़ी अजमेर में। हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा राय सिंह केकड़ी में। यहीं पर पहेली फिल्म की शूटिंग हुई। यह बावड़ी बूंदी की राजकुमारी द्वारा निर्मित है, जिसका सोलंकी शासक टोडा राय सिंह से विवाह हुआ था। हाड़ी रानी का महल सलूम्बर में है। हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा राय सिंह में। ख्वाजा बावड़ी टोंक में। चमना बावड़ी शाहपुरा में। उमेश सिंह ने 1858 में अपनी गणिका चमना के नाम पर बनवाई। बाईराज बावड़ी बनेड़ा शाहपुरा। चौकी बावड़ी बनेड़ा शाहपुरा। फूल बावड़ी छोटी खाटू डिडमणा कुचावण में। छोटू फोटू फूल। रानी बाव नाडोल पाली में। दूध बावड़ी माउंट आबू सिरोही में। ये बावड़ी अदर देवी की तलाटी में। इनका पानी दूध जैसा सफ़ेद है, इसलिए माउंट आबू सिरोही की बावड़ी दूध बावड़ी कहते हैं। तापी बावड़ी जोधपुर में। इसका निर्माण तपोजी तेजावत ने 1675 में करवाया। बावड़ी जोधपुर शहर की समस्त बावड़ियों में सबसे लंबी है। सूर्य स्रोत है, यानी कि तापी बावड़ी कहाँ पे? जोधपुर में। इम्पोर्टेंट है। तपोजी तेजावत ने करवाया। सूर्य स्रोत है, इसका मतलब इम्पोर्टेंट है। हरबोला जोधपुर में। हरबोला सुगंधा एंजन जोधपुर में। चांद बावड़ी जोधपुर में। जोधा की रानी नहीं, चूड़ा की रानी चांद कंवर ने बनवाई। तुर्जी का झालरा जोधपुर में। अभय सिंह तुर्जी का झालरा जोधपुर में। अभय सिंह की रानी तंवर या तूर कंवर ने 1748 में बनवाई। 2017 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। कातन बावड़ी ओसियां जोधपुर ग्रामीण में। बाटकडेव का कुआ बाड़मेर में। रावल गुलाब सिंह द्वारा निर्मित संगमरमर का कलात्मक है। रेगिस्तान के जल में कहलाता है। पग बावड़ी मोकरसल बालोतरा। पर्चा बावड़ी रोनेचा और चौतिना का कुआ बीकानेर में। अनूप सागर। राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं